मैं आपको अपना स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हम रेगुलर दैनिक समसामयिकी पढ़ रहे हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी सभी पूरी परीक्षाओं के लिए क्या लिखना। आगे हम बात करेंगे ये कब की है, 24 और 27 24 और 25 की है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उज्बेकिस्तान में AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेगी। क्यों भाग लेगी भाई? AIIB की वार्षिक बैठक में भाग लेगी। कहां पर भाई? उज्बेकिस्तान। ये जो बैठक है ये किस क्रम की बैठक है? तो याद रखना है ये 9वें क्रम की बैठक। किस क्रम की बैठक होती भाई? ये 9वें क्रम की ये बैठक है। हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये बैठक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये बैठक है। हम बात करेंगे भाई AIIB का मतलब क्या है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। याद रखना है कि कौन सी बैठक होनी है भाई? 9वीं बैठक होनी है और वो कहां होनी है? उज्बेकिस्तान समरकंद में ये बैठक होनी है। बात क्लियर है? अब बैठक की हम बात करें तो ये बैठक क्यों की जा रही है, तो इस बैठक का करने का उद्देश्य है कि जो एशियाई देश उनकी सामाजिक और आर्थिक परिणामों को मजबूत किया जा सके उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई है। हमारी निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भारत के गवर्नर का प्रतिनिधित्व किया है। जो भारतीय गवर्नर हैं उनका प्रतिनिधित्व किया है। याद रखना है जो बैठक हो रही है वो कहां हो रही है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हो रही है। हम बात करेंगे उज्बेकिस्तान की, हम बात करें कि अगला क्या है हमारा, देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने पूछा है हाल ही में क्वाड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में क्वाड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपको पता है कि क्वाड की बैठक कहाँ पर हुई हाल में? यूएस में। और क्वाड में कितने देश हैं? आप जानते हैं क्वाड में कितने देश हैं भाई? 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। कौन कौन है भाई? जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक और कौन है भाई? यूएसए। ये 4 है। और यूएसए में इस बार क्या हो गई भाई? बैठक हो गई है। होनी थी वैसे भारत में, लेकिन वो कहां पर रही है? यूएसए। बैठक हुई वो कहां पर हुई भाई? 2025 की जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई। बात क्लियर है? अगला क्या पूछा है? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्री ने? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्री ने है? तो याद रखना है पद्मा सुब्रमण्यम जो जुड़ी है भरतनाट्यम। किससे जुड़ी हुई? भरतनाट्यम। अब ये क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद है क्योंकि 2024 का इन्हें पद्म भूषण मिला। 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? पद्म भूषण मिला है। याद रखना 1981 में इन्हें मिल चुका है पद्मश्री। 1981 में क्या मिल चुका है भाई? पद्मश्री मिल गया। और 2003 में क्या मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका। तो इसमें से कोई भी एसएससी में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी की तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्या रहना है? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे भाई? भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? करने का क्वेश्चन क्या है कि विदेशी मंत्री जयशंकर ने G4 देशों के समकक्षों के साथ मुलाकात। तो G4 हैं उनके समकक्षों के साथ ध्यान से सुनना है। G4 के देश, जो G4 के देश में उनमें कौन कौन आता है? ध्यान देखना है। उनमें आता है ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी। ये देश आते हैं। जापान आता है और एक कौन आता है भाई? जर्मनी आता है। ये देश शामिल है भाई किसमें भाई? G4 में। G4 बैठक क्यों करते हैं? तो ये बैठक करने का उनका उद्देश्य क्या है? क्यों बैठक करते हैं? तो इसका उद्देश्य ये है कि एक संगठन है जिसे क्या कहा जाता है? संगठन का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र महापरिषद। परिषद का नाम क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र महापरिषद। संयुक्त राष्ट्र महापरिषद की बात करें
तो इसमें ये G4 के जो देश हैं, ब्राजील हुआ, भारत हुआ, जापान हुआ और जर्मनी, इसकी स्थायी सदस्यता पाने के लिए, इसकी स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक दूसरे का स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक दूसरे का क्या करते हैं भाई, एक दूसरे का समर्थन करते हैं G4 के देश। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब भी बैठक होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब भी बैठक होती है, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बार कौन सा सत्र चल रहा है, 69वां सत्र। अब ये 69वां सत्र जब आयोजित किया जा रहा है, तो उससे पहले इन 4 देशों ने मुलाकात की और एक समर्थन करेंगे एक दूसरे का किसमें शामिल होने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए, तो स्थायी परिषद में शामिल होने के लिए क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। तो विदेश मंत्री जयशंकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र में शामिल होने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा किसने भाई, एफ जैन। बात क्लियर हुई, क्या रखना है, G4 में कौन कौन शामिल है, ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी। हम बात करें कि जो हमारा यूएन है, यूएन इसकी स्थापना हुई 1945 और उसी समय बना क्या भाई, संयुक्त राष्ट्र परिषद बनी। जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है वो बनी। इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं भाई, इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य, और इन 5 स्थायी सदस्यों के पास जो होती है भाई वीटो पावर होती है। जैसे कौन कौन है भाई, फ्रांस है, रूस है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, ये देश क्या है भाई, सदस्य है, याद रखना है, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, और एक और है कौन भाई, चीन। ये देश सदस्य है किसमें भाई, यूएनओ में स्थायी सदस्य हमेशा बने रहते हैं, और बाकी जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो जिन स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए G4 बैठक करते हैं, ब्राजील, भारत, जापान, जर्मनी, मतलब इनकी बैठक होती है, स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक दूसरे का करते हैं ये संगठन। तो विदेश मंत्री जनरल ने G4 देशों के समकक्षों की मुलाकात की है, याद रखना है इस बात को, और 79वें सत्र में अमेरिका में जो होने हैं। आगे आता है, पायटोंगटन चिनावाटा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हाल ही में ये प्रधानमंत्री बने हैं थाईलैंड के। याद रखना है ये थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री है, कहां के भाई, ये थाईलैंड के। अगला क्वेश्चन क्या है, लोंगपी हम्पई बर्तन बनाने की कला, लोंगपी हम्पई बर्तन बनाने की कला किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना है 100% पूछने वाला क्वेश्चन है, मणिपुर। 100% क्यों पूछा जाएगा सर, अभी में जो पद्म भूषण दिए गए हैं उनमें एक नाम आया है सचिन साका, और ये सचिन साका मणिपुर राज्य के हैं, और कौन सी कला का विकास किया है उन्होंने मणिपुर में, जो लोंगपी हम्पई कला, जो बर्तन बनाने की कला है उसका विकास किया, तो ये पूछे जाने की संभावनाएं कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया, जो पुणे एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, उसका नाम रखा गया है, नाम क्या किया गया है, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम कर दिया गया है। बात क्लियर है, किसके नाम पर रख दिया गया है भाई, तुकाराम जी के नाम पर, जो हमारे संत हुए हैं तुकाराम, उनके नाम पर रख दिया गया है। याद रखना है तुकाराम 16 से 9 तक और 16 से 49 तक रहा है इनका। इनकी बात करें तो ये महाराष्ट्र में मराठी भाषा के बड़े संत हुए। किस भाषा के हुए भाई, मराठी भाषा के संत, मराठी भाषा के संत से, याद रखना है। आगे बात करें हम, ये किसके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके समकालीन, तो 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक मुगल बादशाह झाली और एक शिवाजी। इनके क्या थे, ये समकालीन थे। अभी पूछा जाए कि जो तुकाराम जी हैं वो किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो जहांगीर के, और मराठा शासन पूछे जाए तो शिवाजी के क्या थे, समकालीन थे। शिवाजी के संबंध में एक इनकी कथा भी प्रचलित है कि तुकाराम को उपहार भेंट किए थे शिवाजी ने, लेकिन उन्होंने तुकाराम ने लेने से मना कर दिया थे। मराठी भाषा के पहले संत थे। उसके बाद ये अवंग शैली के लिए जाने, कौन सी शैली के लिए जाने जाते हैं भाई, अवंग शैली के लिए जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन की कौन सी शैली, अवंग शैली के लिए तुकाराम जी जाने। और इनके साथ ही और भी संत हुए हैं, जैसे एकनाथ हुए हैं, रामदास हुए हैं। तो रामदास का नाम याद रखना है आप, रामदास की जब हम बात करते हैं तो रामदास ने एक पुस्तक लिखी है, ये बुक बहुत बार पूछी जाती है। इस पुस्तक का नाम है दास,
तो दासबोध पुस्तक किसकी है, तो याद रखना है रामदास की पुस्तक है। कौन सी, दासबोध, ये भी मराठी संत। बात क्लियर है, तो याद रखना है पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है, जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है, जो दिलीप और शिवाजी के संत थे और अवंत देने के लिए है। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो भारत में 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्वेश्चन क्या है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बच्चे इसका आंसर लगाएंगे क्या, पोर्ट ब्लेयर। याद रखना है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो चुका है, तो क्या हो चुका है भाई, श्री विजयपुर। क्या नाम हो चुका है भाई, श्री विजयपुर। श्री विजयपुरम इसका क्या हो चुका है भाई, नाम। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नाम श्री विजयपुरम क्यों रखा गया है, श्री विजयपुरम इसका नाम क्यों रखा गया है। बात क्लियर है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम हो चुका है क्या, श्री विजयपुर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ग्रामीण स्टेट को वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशन नियुक्त किया गया है। किस कोष का, वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का निर्देशक कैसे नियुक्त किया गया है, ग्रामीण स्टेट को नियुक्त किया गया है। ये आपको यहाँ ग्रामीण स्टेट दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है इन्हें नियुक्त किया गया है लॉस और डैमेज, लॉस और डैमेज फंड का, लॉस और डैमेज फंड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हम बात करें सर ये क्या काम है, लॉस और डैमेज फंड क्या काम करता है, ध्यान सुनना है। लॉस और डैमेज फंड क्या करता है, जो विकासशील देश, जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ा, विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है, लॉस और डैमेज फंड बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है भाई, विकासशील देशों, विकासशील देशों की, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए, हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विकासशील देशों के लिए नुकसान हुआ जलवायु परिवर्तन से, उसके लिए बनाया गया लॉस और डैमेज फंड। सर इसे कब बनाया गया, तो इसकी घोषणा कब, इसकी घोषणा कब की गई, तो आप जानते हैं इसकी घोषणा भाई कब की गई थी, COP 27 के दौरान। COP 27 की जब बैठक हुई तो इसकी घोषणा की गई। सर COP 27 की बैठक कहां पर हुई थी, तो इसकी बैठक हुई थी शर्म अल शेख, शर्म अल शेख, शर्म अल शेख कहां पर है, मिस्र। तो शर्म अल शेख मिस्र में बैठक हुई थी COP 27 की, उस समय घोषणा की गई थी लॉस डैमेज फंड की। बात क्लियर है, उस समय घोषणा की गई और तब से ही बनाया गया ये फंड विकास देशों को जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान का क्या करेगा, सप्लाई करेगा। आगे हम बात करें तो इसी के लॉस और डैमेज कोष का जो अध्यक्ष विषय बनाया गया है, इब्राहिम शेख को कैसे बनाया गया भाई, इब्राहिम शेख को उसका क्या बनाया गया भाई, प्रमुख बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में, लॉस और डैमेज का फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है, फिलीपींस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, COP 27 का आयोजन कहां पर, तो मैंने बताया दिया COP 27 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो COP 27 का आयोजन हुआ है शर्म अल शेख। और शर्म अल शेख कहां पर है, आप जानते हैं कहां पर है, ये है मिस्र में, ये 31 GB में मिशन चल रहा है, तो याद रखना है। अगला पूछा जा सकता है COP 28 का आयोजन कहां पर हुआ, COP 28 का आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था आबू धाबी। कहां पर हुआ था भाई, आबू धाबी में क्या हुआ था इसका आयोजन। चल आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्या है, अगला है अनुसूचित जातियों के विरुद्ध, अनुसूचित जाति अर्थात SC के विरुद्ध आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश है शीर्ष। हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति पर अपराध के मामलों में शीर्ष पर कौन है भाई, उत्तर प्रदेश है। आपराधिक मामलों में ध्यान सुनना, आपने एक एक्ट का नाम सुना, आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, एक्ट का नाम है SC और ST अत्याचार निवारण,
अत्याचार निवारण एक्ट या अधिनियम 1989, इसके तहत जो मामले दर्ज हुए हैं उनमें 3 स्थान पर कौन है भाई? उत्तर प्रदेश है। कितने मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हुए हैं 12,287 मामले दर्ज हुए हैं, और ये है आपका डाटा 2022 में। पहले स्थान पर कौन है भाई? उत्तर प्रदेश आता है, यूपी पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है कौन? राजस्थान, और तीसरे स्थान पर कौन आता है भाई? एमपी। सबसे ज्यादा मामले कहां दर्ज हुए? यूपी में, फिर दूसरे स्थान पर राजस्थान में, और तीसरे स्थान पर एमपी में। टोटल जो मामले दर्ज हुए वो है 51,656 टोटल मामले दर्ज किए गए हैं। अब एग्जामिनर हो सकता है ये पूछे आपसे कि एसटी के संबंध में सबसे ज्यादा मामले कहां हैं? एसटी के संबंध में, तो एसटी में संबंध में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं एमपी में, और दूसरे स्थान पर आता है एमपी में सबसे ज्यादा एसटी के संबंध में मामले दर्ज हुए हैं। तो किस एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है? एससी एसटी एक्ट, अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश। बाकी ये डाटा है आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे? अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या किस राज्य में? सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में? तो सबसे ज्यादा एसटी कहां पर देखने को मिलते हैं भाई? कहां पर है सबसे ज्यादा? यूपी में। तो वहीं पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिले हैं? न्यूनतम एससी कहां पर देखने को मिलते हैं? न्यूनतम एससी जनसंख्या तो 2 राज्य का याद रखना है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक नागालैंड। इनमें एक भी क्या नहीं है भाई? एससी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक भी अनुसूचित जाति नहीं है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है उड़ीसा की तैराक। उड़ीसा की तैराक नाम क्या है? प्रत्याशा भेग को क्या मिला है भाई? 2024 का एकलव्य पुरस्कार मिला है। क्या है भाई? ये स्विमिंग करते हैं, याद रखना है। एकलव्य पुरस्कार दिए जाने के लिए हाल में क्या की गई है भाई? घोषणा की गई है। चलो आगे बात करते हैं कि लेटर फ्रॉम रसिया पुस्तक के लेखक, लेटर फ्रॉम रसिया पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी बात देख लो, अपन इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखना है आपसे। क्या पूछा गया है? कौन सी पुस्तक है? लेटर नहीं लिखी है। कौन किसने लिखी है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तकें और ली, जैसे हम बात करें चित्रा, चित्रा पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गौरा, गौरा पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चंडालिका, चंडालिका, चंडालिका पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। बात करें एक सबसे फेमस, सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है, कौन सी? गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक की बात करें, ये भी किसकी है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि के लिए भाई नोबेल भी मिल चुका है। कब? 1913 में। 1913 में क्या मिल चुका है? नोबेल मिल चुका है। इसके बाद द हंगरी स्टोन, द हंगरी स्टोन, ये भी पुस्तक किसकी है भाई? हंगरी स्टोन, ये भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी पुस्तकें थी आपके सामने, मैं बार बार लिखवाऊंगा, आपको याद कराने की गारंटी के लिए बता, एक बार पढ़ें। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक है भाई? कौन सी पुस्तक है? रिटर्न फ्रॉम रसिया। और पुस्तकें कौन कौन सी है? चित्रा, गौरा, चंडालिका, विसर्जन, गीतांजलि के 1913 में नोबेल मिला, और अगला आता है कनक रेले का संबंध। कनक रेले का संबंध किस राज्य में? तो कनक रेले का संबंध है मोहिनी एक्टम। किससे भाई? मोहिनी एक्टम से संबंध है भाई कौन? कनक रेले। बात क्लियर है? कनक रेले का संबंध किससे भाई? मोहिनी एक्टम। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है हरिणी अमर सूर्या की, अमर सूर्या बनी श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। अमर सूर्या क्या बनी है भाई? अमेरिका का श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। इनके बारे में एक बात याद रखना है, श्रीलंका की हम बात करें तो आप जानते हैं कि श्रीलंका में 2022 में आर्थिक संकट है। 2022 में क्या है भाई? आर्थिक। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया भाई? इस्तीफा दे। उसके बाद 2023 निकला पूरा, 24 में जाकर श्रीलंका में क्या कराया जा रहा है? चुनाव। श्रीलंका में क्या हुए भाई? चुनाव। और श्रीलंका में चुनाव के बाद जहां पर जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं कौन? अनुरा दिशानायक। अनुरा दिशानायक।
ये क्या बने हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कौन है, अनुरा दिशानायक है। अनुरा दिशानायक कौन से क्रम के बने सर, 10वें क्रम के क्या बने भाई, श्रीलंका के राष्ट्रपति। अब अनुरा दिशानायक ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है भाई, किसे किया है, अमर सूर्या को बनाया है प्रधानमंत्री। और ये कौन से क्रम की है भाई, तीसरी में, श्रीलंका की कौन सी भाई, तीसरी महिला। श्रीलंका की हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पहली महिला, श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री। ये क्यों इंपोर्टेंट आगे समझ में आया, श्रीलंका की पहली महिला पीएम कौन थी भाई, भंडारनायक। कौन थी भाई, भंडारनायक। सर ये इंपोर्टेंट क्यों है, भंडारनायक इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि विश्व की अगर पहली महिला पूछ ली जाए प्रधानमंत्री, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला पीएम, तो भी आप क्या लगाओगे, भंडारनायक। और यही श्रीलंका की पहली महिला क्या है, पीएम की। और अभी कौन बनी है, अमर सूर्या बनी है, जो कौन सी है भाई, तीसरी महिला है। श्रीलंका को आपको पता है कि अमर सूर्या को हम बात करें, जो अमर सूर्या हाल ही में बनी है, इन्हें कुछ मंत्रालय दिए गए हैं, जैसे न्याय मंत्रालय इनके पास है भाई, शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनका जो कार्यभार है उसके पास भाई अमर सूर्या के पास ही। अब यही क्या बनी है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। आपको पता है श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई, श्री जयवर्धन क्या है वहां की राजधानी। आप क्लियर है, श्रीलंका के। तो अमर सूर्या को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिशानायक ने प्रधानमंत्री पद की भाई शपथ ली। बात क्लियर है, तो ये श्रीलंका के संबंध में आप नायक क्या है, इनकी प्रथम महिला हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति को, महिला राष्ट्रपति को, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देना है। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। चलो आगे देखते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आगे मैंने बता दिया कौन बने भाई, अनुरा दिशानायक बने भाई, अनुरा दिशानायक। बात करें कौन से क्रम के सर, 10वें क्रम के। ये क्वेश्चन बन सकता है, कक्षा थीबू द्वीप को लेकर इन दो देशों के मध्य विवाद, कक्षा थीबू द्वीप को लेकर। तो आपको मैंने पढ़ाया, ये पूरी वीडियो पढ़ी मेरे चैनल पे, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य इस द्वीप को लेकर क्या है विवाद है, कक्षा थीबू आइलैंड को लेकर क्या है भाई विवाद है भारत श्रीलंका के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नई रेल सुरक्षा प्रणाली, नई रेल सुरक्षा प्रणाली जिसका नाम है कवच 4.0 का क्या हुआ भाई, ट्रायल हुआ है हाल ही में राजस्थान में, ट्रायल दिया गया है इसका, किसके द्वारा भाई, हमारे जो रेल मंत्री हैं बैठक उनके द्वारा दिया गया है। तो याद रखना है जो हमारी कवच प्रणाली है टोटल कहती है भाई स्वदेशी रूप से विकसित है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो ट्रेनों की आपस में धन को रोकने का क्या करता है, काम करने वाला है। जो ट्रेनें एक दूसरे के सामने रहेंगी तो 60 किलोमीटर पहले ट्रेनों में क्या लग जाएंगे, ब्रेक लग जाएंगे, इसलिए कहा गया है कवच 4.0। याद रखना है, इसका हाल ही में क्या किया गया भाई, ट्रायल दिया गया। चलो आगे बात करते हैं भाई, अगला क्या है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन। तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान क्या बने भाई अध्यक्ष, कौन बने भाई, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष। अगला पूछा जाए आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस। आगे देखें भाई, माधुरी पंडित जसराज का मतलब नहीं है माधुरी पंडित जसराज से, नहीं ये जो क्वेश्चन क्यों बताया है हमारा, ये है माधुरी पंडित, ये आपको दिखाई दे रही है माधुरी पंडित जसराज। लेकिन ये क्या थी भाई, लेखक की निर्देशक भी थी, लेकिन हम बात करें इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था क्या भाई, पंडित जसराज। इनका नाम क्या था भाई, पंडित जसराज। पंडित जसराज से क्वेश्चन करने की उम्मीद है, क्योंकि इनकी हम बात करें पंडित जसराज की, तो पंडित जसराज मेवाती घराने के संस्थापक, मेवाती घराने से जुड़े भाई, मेवाती घराने से जुड़े भाई, मेवाती घराने। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई, तबला वादक, तबला वादक में ध्यान रखना, क्या वादक है भाई, ये तबला वादक है, तबला वादक है। आगे बात करें इनका 2020 में क्या हो चुका है भाई, निधन हो चुका है। 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई पंडित जसराज की। लेकिन इसके अलावा हम बात करें, इन्हें पद्मश्री कब मिला, इन्हें पद्मश्री मिला था 1950।
1975 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला। मैं अभी बोल रहा हूँ ऐसा सिविल क्वेश्चन पूछा है वो ऐसे पूछे जा रहे हैं कि 2015 में 1975 में कैसे, जहां तक मैं समझ पाया हूँ एसएससी को, आपको ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी का निधन हुआ है, किसी ने कुछ किया है, तो फिर सारे के प्रोत्साहन आपको पढ़ने हैं, कब कौन कौन सा प्रोत्साहन मिला। तो हमने प्रोत्साहन देख लिया, मेवाती कराने का निधन और पद्मश्री को। हम बात करें कि भाई मेवाती घराने संगीत घराने के संस्थापक कौन है, इसका कमेंट है आंसर दो। पंजाब संगीत घराने के संस्थापक कौन है, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दोगे आंसर। चल आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है 25 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया भाई? राष्ट्रीय। पहली बात तो अंत्योदय का ध्यान, इसका मतलब होता है जो गरीब है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का अंतिम गरीब का उत्थान करना, गरीब का क्या करना? उत्थान करना। इसका मतलब होता है भाई अंत्योदय का। कब मनाया गया भाई? 25 सितंबर को। याद रखना है, इसको मनाना कब चालू किया था भाई? 2014 में पहली बार अंत्योदय दिवस मनाया गया। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 ये मनाया जाता है। गरीब का उत्थान करना, अंतिम व्यक्ति तक उत्थान को, अंतिम अंतिम व्यक्ति तक उत्थान को पहुंचाना या अंतिम व्यक्ति का विकास करना, ये उद्देश्य का भाई अंत्योदय। बात क्लियर है? कब मनाया गया भाई? 25 सितंबर को मनाया गया है, याद रखना है। और 2014 में इसकी घोषणा तब से मनाई गई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया। अगला क्या है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है भाई? पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस। अब इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्या है भाई? अगला पूछा है हमने संघ ईयर होगी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन, यानी उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी कौन सी? संघ ईयर। यहाँ कितना है? संघ ईयर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है यहाँ पर नोएडा। कहां पर बनाया गया है इसका हेडक्वार्टर? नोएडा में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाया गया है श्रवण कुमार को। किसे बनाया गया है इसका भाई अध्यक्ष? श्रवण कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और हाल ही में से एनओसी प्रदान की, हाल ही में प्रदान की गई भाई? एनओसी प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी, क्या मिली मुझे? मंजूरी में मिली। इसका नाम क्या है? संघ एयरलाइन का है। आगे देखते हैं क्या क्या है। भारत में एयरलाइन की शुरुआत कब? भारत में एयरलाइन की शुरुआत हुई थी 1938 में। टाटा जी ने की थी। किसने की थी भाई? टाटा जी ने की थी। आगे बात करें इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 1953 में। ये आज की क्लास थी। मैंने 24 और 25 की जो करंट थी वो मैंने पूरी कराई। कल अब हम 20 करंट को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट।